let me start with PPT. Yes, so it is now on. Recording is now on. Okay, so we will be studying uh, molecular techniques, molecular techniques for studying gene and gene activity. Okay, gene and gene activity आप highlight भी कर सकते हैं. ठीक है, easy. Gene and gene activity. So can anyone tell me what is molecular tools? We will be dissecting each and every word. Yes. What are molecular tools? कोई बता सकता है? Example of molecular tools. Yes. RFLP हो गया, STR हो गया, VNTR हो गया. होपफुली आप लोगों ने पढ़ा रहेगा, राइट? ब्लॉटिंग्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई. ठीक है, PCR हो गए, ये सारे मोलिकुलर टूल्स हैं. ठीक है. इवन योर इफ यू गो इनटू हायर थिंग, मल्टीटॉप हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप मोलिकुलर लेवल स्टडी कर सकते हैं. व्हाट इज मोलिक्यूल्स? मोलिकुलर लेवल स्टडी क्या हो गया आपका? यस, व्हाट इज मोलिकुलर लेवल स्टडी? वी आर स्टडिंग बायोमोलिक्यूल्स स्पेसिफिकली, क्योंकि हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वी आर लिमिटिंग अवर सेल्फ टू लाइफ साइंसेस. ठीक है, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा हम लोग एज इन फिजिकल एस्पेक्ट्स में नहीं जा रहे, फिजिक्स लेवल पे या केमिस्ट्री, हार्डकोर केमिस्ट्री लेवल पे नहीं जा रहे. वी आर गोइंग इन टर्म्स बायोमोलिक्यूल्स. तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या हो गया? डीएनए हो गया, आरएनए एंड देन प्रोटीन्स हो गए. ठीक. या मेटाबोलम्स हो गए. मेटाबोलम्स क्या होता है? मेटाबोलम्स इज नथिंग बट इन अ सेल व्हाट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट टाइप ऑफ लिपिड्स. ठीक है, और प्रोटीन्स, कौन से प्रोटीन्स है, कौन से दूसरे फॉस्फेट्स है, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, वो बताने के लिए. ठीक है, ओके. तो वो डिटेक्ट करने के लिए रहता है. मॉलिकुलर टूल्स डिटेक्शन के लिए आप क्या स्टडी कर रहे हैं? जीन एंड जीन एक्टिविटी. नाउ व्हाट इज जीन? यस, ओके. व्हाट इज जीन? जीन is nothing but a set of DNA. Hopefully I'm audible, everyone? Clearly audible Yes, है? sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. so gene is nothing but, thank you, gene is nothing but a set of nucleotides. ठीक है, सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन के को कोड कर सकता है. ठीक है, या उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है. So can anyone tell me how many genes are there are estimated in humans? कितने genes है? Estimated. Yes, कोई बता सकता है? Students, am I audible still? Yes. चैताली, दर्शना, भावना, निशिगंधा, okay, प्राची, प्रिया, रक्षा, रुचा, साक्षी, sorry, सेजल, शर्मिला, शिवानी. यस. सुंदर, वैष्णवी, विनीता. हाँ, कोई बता सकता है? एनीवन? हाउ मेनी जीन्स? 4. हाँ, 4. Hmm. 4. मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ. 4 जीन्स में वी विल नॉट सर्वाइव. वैष्णवी Okay, sir. 20,000. थोड़ा सा आगे चले जाओ. 20,000 से थोड़ा आगे चले जाओ. 25. ओके, नया आंकड़ा. चलो और थोड़ा आगे चले जाओ. ओके, 30 to 35. so basically 30,000 estimated है. 30 roughly 30,000 approximately 30,000 genes. हाँ? अच्छा, ये estimated है. ठीक है, ये estimated है. This is estimated gene number. Okay. Now if I say जो organism जो research scientist है, they have no उन्होंने कितने जीन्स एक्चुअल में उनका टोटलिटी में फंक्शंस फाइंड आउट किए? इट इज अप्रोक्सीमेटली 5,000. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5,000. उससे ज्यादा जीन्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, मतलब उनका कंप्लीट फंक्शन इज स्टिल अननोन. ठीक है, सो ठीक है, इतना समझा? ऊपर से गया? बता दो मुझे. यस, गेटिंग इट नाउ? एक मिनट. सो जो 4,000 जीन्स के बारे में स्टडी किया है ना, ओके, वो
कैसे स्टडी करते हैं? कोई भी जीन के बारे में आपको पता लगाना है कि उसका फंक्शनैलिटी क्या है, कोई भी जीन के बारे में, ठीक है? वो जीन लो, ठीक है, उसका फिजिकल किधर फिजिकल लोकेशन होना चाहिए, ठीक है? सेकेंड थिंग, उसको आपको जब आपको पता है कि नॉर्मली नॉर्मली नॉर्मल फंक्शन है, और आप क्या करोगे, उसको म्यूटेट करोगे, ठीक है? म्यूटेटेड, कभी भी कोई भी जीन का फंक्शन आपको पता करना है, यू हैव टू म्यूटेट इट। क्यों म्यूटेट करना है? व्हाट इज म्यूटेशन? कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज म्यूटेशन? क्या होता है म्यूटेशन? यस, म्यूटेशन इज नथिंग बट चेंज इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है? इट कैन बी इंड्यूस्ड और इट कैन बी नेचुरल। नेचुरल वे से भी म्यूटेशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर एक्सपोज अननोइंगली एक्सपोज टू यूवी रेडिएशंस, or you are exposed to radon, or you are exposed to cosmic rays which we are, ठीक है? तो आप बाहर जाओगे, अंधेरे में भी आप रात में भी बाहर जाओगे, यू आर एक्सपोज टू कॉस्मिक रेडिएशन, जो कि आपका जो ओजोन लेयर है वो फिल्टर नहीं करता, ठीक है? ओके, सो वी आर एक्सपोज टू कॉस्मिक रेडिएशन एंड यूवी रेडिएशन से हम लोग इंडियंस, एज इन इंडियंस, वी आर मच मोर इन बेटर पोजिशन। क्यों? क्योंकि जैसे आप फॉरेनर्स देखते हो तो आपको लगता है अरे एकदम 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 मतलब एकदम फेयर रहेंगे, उनमें मेलानिन कंटेंट नहीं है, एंड दैट इज अ बिग डिसएडवांटेज दे हैव। क्यों? मेलानिन कंटेंट जितना ज़्यादा रहेगा, जितना जो स्किन कलर डार्क रहेगा, उतना आपको गारंटी है यूवी से प्रोटेक्शन का, ठीक है? गेटिंग इट? तो जितना ज़्यादा मेलानिन कंटेंट है उससे उतना कम प्रोबेबिलिटी आपके पास रहेगा स्किन कैंसर फॉर्मेशन। एंड जो फॉरेनर्स है दे आर हाईली हाईली, जैसे यूएस में बिकॉज ऑफ यूवी एक्सपोजर दे आर हाईली एफेक्ट सेंसिटिव टू स्किन कैंसर, मतलब स्किन कैंसर का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। देन दे यूज सम काइंड ऑफ क्रीम, SPF 40 जो भी है उसमें, फिर वो लगा के देन दे गो। नहीं नहीं तो फिर स्किन बर्न्स होते हैं उनके, एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू यूवी कॉजेस स्किन कैंसर, ठीक है? होपफुली आप लोगों को समझ रहे जो बता रहा हूँ। तो कोई भी जीन को अगर आप म्यूटेट करोगे, तो म्यूटेशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक तो मैंने 2 क्लास बता दिया, इंड्यूस म्यूटेशन और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। इंड्यूस म्यूटेशन में भी आप फिजिकल म्यूटेजन से एक्सपोज हो सकते हो, केमिकल म्यूटेजन से एक्सपोज हो सकते हो, या बायोलॉजिकल म्यूटेजन से एक्सपोज हो सकते हो। कोई एग्जाम्पल दे दो केमिकल म्यूटेजन के एग्जाम्पल, कोई कौन देगा केमिकल म्यूटेजन के एग्जाम्पल? यस, कौन दे सकता है केमिकल म्यूटेजेंस के एग्जांपल? सुंदर, एग्जांपल दे सकते हो केमिकल म्यूटेजेंस का? यस, प्लीज डू रिस्पॉन्ड। यस, आर यू स्टिल देयर? X-ray. एक्सरे, एक्सरे इज अ फिजिकल म्यूटेजन। फिजिकल केमिकल म्यूटेजेंस आपके हो गए इथिडियम ब्रोमाइड। आप लोगों ने सुना है इथिडियम ब्रोमाइड क्या हो गया? व्हाट इज इथिडियम ब्रोमाइड? इथिडियम ब्रोमाइड ऐसा केमिकल है या ऐसा स्टेन है जो कि डीएनए को स्टेन करता है, ठीक है? इट इंटरकैलेट्स विद डीएनए। ओके, सो अभी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मेरा थोड़ा फास्ट है, तो आप उतने स्पीड में आपको ग्रैब भी करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, नाउ जीन एक्टिविटी एज इन, ओके, ये पहले तो कंप्लीट कर लेते। तो कोई भी जीन की स्टडी करना है तो आपको उसको म्यूटेट करना पड़ेगा, एंड उसका आपको देखना पड़ेगा बिहेवियर क्या है। So, for example, normal gene is producing a particular protein. You don't know what protein they are producing, but mutate जब उस वो जीन को म्यूटेट करोगे तो ये क्या होगा, ये जीन ये नॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, ठीक है? प्रोटीन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा, एंड हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका अमाइनो एसिड बनना बंद हो जाए, ठीक है? तो आपके लिए एसेंशियल हो जाएगा कि वो अमाइनो एसिड खाना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे करके आप एक एक जीन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देयर आर लाइक एस्टिमेटेड बोले 30,000 जीन। आपके पास अभी भी 26,000 जीन्स आपको अभी भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? एंड एक साल में कितने आइडेंटिफाई होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 आइडेंटिफाई होता है। तो
स्कोप्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसमें भी वो लोग वैलिडेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जीन एक्टिविटी। जीन एक्टिविटी मतलब क्या? प्रोटीन प्रोटीन लेवल पे उसको चेक करना है, ठीक है। जीन एक्टिव है तो वो प्रोटीन बना रहा है क्या, पहला वो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि वो प्रोटीन क्या है, किसके लिए यूज हो रहा है, फिजिकल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूज हो रहा है या इंजाइम में, ठीक है। इंजाइम है तो क्या, किस पे एक्ट कर रहा है, उसका सबस्ट्रेट क्या है, प्रोडक्ट क्या जनरेट हो रहा है, ठीक है। अगर वो प्रोटीन नहीं है, खाली आरएनए जनरेट हो रहा है, तो वो आरआरएनए है या एमआरएनए है या टीआरएनए है या एसएनआरएनए है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जो इंटरफियर करता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, जस्ट थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ नाउ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब स्टडिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में आपके डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ओके। ये तीन मेजर पार्ट है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स के स्टडी करना, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स इसमें आपके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स आ गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन स्टडी करना? ऑब्वियसली डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, है ना। सारे ऑर्गेनिज्म में डीएनए रहता है, एम आई राइट और रॉन्ग? यस स्टूडेंट्स, सारे ऑर्गेनिजम्स में, इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंक्लूडिंग वायरसेस में, सब में डीएनए रहता है। इज दिस स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? No, sir. ओके, क्यों? क्यों प्रिया? हाँ सुंदर, क्यों बात? नो क्यों? Sir, there are some viruses and Viruses. That's why, sir. करेक्ट, they have RNA as a genetic yes. material. So basically there are viruses which are uh, RNA based, ठीक है। आपने Yes, sir. यस टीवाई में आपने क्लियरली पढ़ा है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ठीक है। सर अभी ये कोविड वायरस वो भी आरएनए ही है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई एम एकदम राइट। करेक्ट जा रहा, सही जा रहा, ठीक है। सो दीज वायरसेस आर हैव जेनेटिक मटेरियल आरएनए, ठीक है, ओके, ठीक है। तो तो इनका स्टडी क्यों करना है? अगर ठीक है डीएनए नहीं है तो आरएनए, तो इसका स्टडी क्यों करना है? ऑब्वियसली हम लोग मेडिकल रीजंस हो गया, यूज इन इंडस्ट्री हो गया, है ना। आपको अगर डी आपको पता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेलुलोज डिग्रेडिंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, राइट, तो उसका आप चेक करोगे कि उसका डीएनए है क्या, सेलुलोज डिग्रेडिंग, सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूसिंग का डीएनए है क्या। अगर डीएनए नहीं है तो कैसे डिग्रेड कर पा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सेलुलेज डिग्रेडिंग डीएनए भी अवेलेबल है तो वो बंद है क्या चालू है, मतलब इट इज वर्किंग, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, ठीक है। अगर फंक्शनल है तो कितना परसेंटेज फंक्शनल है, उसका एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ोगे। क्लिक हो रहा है, दिमाग चल रहा है, ठीक है, ओके। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं एंड ये पूरा का पूरा स्टडी आपका मॉल बायो में आ जाता है, ओके। तो अच्छा, डीएनए एंड आरएनए पे हम लोग क्यों फोकस ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आरएनए हमारा एमआरएनए हो गया, आरआरएनए, टीआरएनए, तो आरआरएनए पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, कौन सा आरआरएनए यूज करते फॉर प्रोकैरियोट्स एंड कौन सा आरआरएनए यूज करते, आरआरएनए यूज करते फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूकैरियोट? आइडेंटिफिकेशन मतलब मैं बेसिकली उनका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर रहा हूँ या उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ऑर्गेनिज्म को। यस, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? सुंदर, प्रिया, वैष्णवी? Sir, I think double stranded or single stranded. Your voice is breaking up, Sundar. Sir, I think single stranded and double stranded.
नहीं, एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन बोल रहा हूँ मैं ऑर्गेनिज्म का। होपफुली आप लोगों ने सेकेंड ईयर में कुछ मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी पढ़ा है, यूनिट? यस, नो? ये ऊपर से गया है, उसको छोड़ दिया था। यस, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी पढ़ा है कि नहीं? तो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी में अगर मुझे कोई भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है तो मैं दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, विच इज वन इज बायोकेमिकल। तो आप लोग करते हो ना, बायोकेमिकल टाइपिंग करते हो, करेक्ट? यस यस। हाँ, तो टी वाई में आपने प्रैक्टिकल्स में किया रहेगा, नहीं किया, आई डोंट नो कि किया है कि नहीं किया, पर थिंग इज कि किया जाता है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल साल्मोनेला आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे टीएसआई यूज किया, तो इक्वल कैसे आइडेंटिफाई करोगे, राइट? एसिडिक प्लांट, एसिडिक बट, गैस प्रोडक्शन, नो एस्टर्स, है ना? तो वैसे हंड्रेड्स ऑफ बायोकेमिकल्स को यूटिलाइज किया जाता है एंड चेक किया जाता है कि ऑर्गेनिज्म इज गिविंग स्टैंडर्ड रिजल्ट और नॉट। सिंपल है, बट इतना सब कुछ सर करने। सिट्रेट यूरियस भी होता है ना उसमें यूज की आइडेंटिफिकेशन के लिए? तो मैं वही में बोल रहा हूँ ना आपको, हंड्रेड्स ऑफ बायोकेमिकल्स रहते हैं, एक बायोकेमिकल नहीं रहता है, हंड्रेड्स ऑफ बायोकेमिकल्स। ठीक है, तो अब मतलब एज इन इट इज लाइक 20-30 years बैक कि वी आर यूजिंग 16 srRNA। ठीक है, वी आर यूजिंग 16 srRNA, ये इंपॉर्टेंट है। For prokaryotes we are is using 16S stands for Sedgwick's unit, ठीक है, for identification of bacteria and 18 srRNA for eukaryotes। ठीक है, ओके। तो इससे मुझे करीबन 3000 रुपीज में मुझे 2 या 3 दिन के अंदर मुझे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करके मिल जाएगा एंड उसका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करके भी मिल जाएगा, मुझे बायोकेमिकल्स रन करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बायोकेमिकल्स का यूटिलाइजेशन कब करूंगा, जबकि ऑर्गेनिज्म इज नोवल। व्हाट डू यू मीन बाय नोवल? नोवल मतलब नया। नया, अगर कुछ नया आपने नया सेल खोजा, ऐसे नया ऑर्गेनिज्म मिला आपको, ठीक है, तो तब आप उसके बायोकेमिकल एनालिसिस करके उसको आपको पता रहेगा। बर्जीज मैनुअल, कुछ सुना है? बर्जीज मैनुअल क्या होता है? यस, बर्जीज मैनुअल सुना है? नहीं याद है? गया हो, जाने दो, ऐसे भाई तो ऐसे ही गया। ओके, तो बर्जीज मैनुअल में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के बायोकेमिकल चार्ट है, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म के, नोवल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, तो वो अपडेट होता रहता है। एंड थिंग इज कि it is a bit outdated, but thing is uh, those researchers they are more relying on 16s rRNA. It is highly reliable, highly reproducible and काफी efficient भी, ठीक है। ओके, नाउ और 16s rRNA में अगर मैं बोलूँ 16s rRNA इज थोड़ा बिट आउटडेटेड। अभी यूटिलाइजेशन हो रहा है मेटाजिनोमिक्स का। व्हाट इज मेटाजिनोमिक्स? 16s rRNA में क्या हो रहा है, हम लोग खाली 16s rRNA को ही सीक्वेंस कर रहे हैं, बट मेटाजिनोमिक्स में हम लोग होल जीनोम को सीक्वेंस कर रहे हैं। सीक्वेंस कर रहे हैं मतलब मुझे ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंसेस पता है, GATC ब्ला 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 जो भी है, हर एक का सीक्वेंस पता है, हर A to Z तक। दैट इज होल जीनोम सीक्वेंसिंग, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म में जितना भी डीएनए पूरा का पूरा सीक्वेंस करके रखना है। दैट इज होल जीनोम सीक्वेंसिंग। इसको हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं शॉर्ट गन डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, शॉर्ट गन डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, होपफुली यू आर विद मी। ऊपर से जा रहा है कुछ गड़बड़ या कुछ समझ नहीं आया, ऊपर से गया, बता दो। समझ रहे सबको? यस, नो? गेट अ हैंग ऑफ इट। हम्म
Yes, Vaishnavi, पूछो. You can raise your hand also. Okay, no problem. Yes, Vaishnavi. Yes, Vaishnavi. सर थोड़ा सा मेटाजीनोमिक्स को एलाबोरेट करके बताओ. मेटाजेनोमिक अभी के लिए तुमको इतना नहीं पढ़ना है. मेटाजेनोमिक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा डीएनए का सीक्वेंस पता लगा रहे हैं. तो देखो, मेटाजेनोमिक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मेटा एंड जीनोमिक्स. मेटा मतलब ऐसे हिडन डेटा, उसको हिडन बोलते हैं, हिडन डेटा, जो कि हम लोग को पता लगाना, हिडन डेटा. ओके. एंड जीनोमिक्स ऑब्वियसली पूरा का फुल जीनोम. देखो, अभी अगर मुझे कोई भी ऑर्गेनिज्म का पूरा सीक्वेंस पता है, बट आई डोंट नो ये सीक्वेंस कर क्या रहा है, इसका फंक्शन क्या है, दूसरे का फंक्शन क्या है, तीसरे का चौथे का है. मुझे फिजिकल लोकेशन सबका पता चल गया, बट ये जीन का क्या फंक्शन है, ये जीन का क्या फंक्शन है, राइट? इसको पता लगाना है ना. तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस जीन इज एक्टिवेटेड व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, आपको होपफुली आपको याद है, लैक्टोज इज प्रेजेंट. ओके. और ग्लूकोज जब प्रेजेंट रहता है तो ये वर्क नहीं करता. तो व्हाट इज दिस? दिस माइट बी लैक ऑफ पेरॉन. ठीक है. ओके. इधर जब भी ट्रिप खत्म हो जाता है एनवायरनमेंट में, सेल के अंदर, तो ये एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है. दिस इज ट्रिप ऑफ पेरॉन. ठीक है. तो एक एक जीन को चेक करना पड़ता है. दैट इज मेटाजेनोमिक्स. एंड मेटाजेनोमिक का डेटा इज लाइक, ओके, उसका डेटा इतना बड़ा रहता है, 100 TB, 1 TB, 1 TB छोटे डीएनए के लिए, 100 TB बड़े डीएनए के लिए. मैं टीबी बोल रहा हूँ, जीबी नहीं बोल रहा हूँ. तो 1 TB इज इक्वल टू, ओके. तो आपको ये डाटा अपलोड करने के लिए एक दिन जाएगा, और इसको प्रोसेस करने के लिए आपके कंप्यूटर में प्रोसेस करने बैठोगे तो 20 साल लग जाएंगे. इसलिए उसको सर्वर्स पे या क्लाउड में प्रोसेस किया जाता है. मतलब क्लाउड एज इन ये जो बाहर आप देख रहे हो वो क्लाउड नहीं बोल रहा हूँ मैं, एज इन क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है. तो उसमें भी 1 मंथ लगता है. ठीक है. 1 मंथ के बाद जब वो प्रोसेस हो जाता है पूरा, तब आपको डेटा मिलेगा. एंड उसमें जितने भी रिसर्चर्स है, एक रिसर्चर ने इस पे काम किया रहेगा, दूसरे रिसर्चर्स ने इसमें भी काम किया रहेगा, तीसरे ने इधर, चौथे ने इधर, ब्ला ब्ला ब्ला. कुछ जो जीन्स बाकी रहेगा उधर, फिर दूसरे रिसर्चर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो बोलेंगे कि ये जीन मैं लेता हूँ, या इनिशिएट कर देंगे काम अपना. ठीक है. उनको फंडिंग वंडिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. ये एक जीन का स्टडी करने में कितना जाता है? करीबन 20-30 लाख, 40-50 लाख तक जा सकता है एक जीन का स्टडी. ठीक. ओके. चलो बैक टू द टॉपिक. हम लोग अभी सेकंड स्लाइड में ही है, मतलब फर्स्ट स्लाइड है बस खाली ये. ओके. ठीक है. तो कैसे फंक्शन करता है वो हम लोग इसमें देखने वाले. एंड ज़्यादातर हमारा जो फोकस रहेगा इट वुड बी ऑन मॉलिक्यूलर टूल्स. कौन से मॉलिक्यूलर टूल्स है और उसको कब आप ऑपरेट करोगे या कब उसको डिप्लॉय करोगे, वो इम्पोर्टेंट है. डिप्लॉय, डिप्लॉय बोल रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड. तो कौन सा टेक्निक किधर डिप्लॉय करोगे वो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू एनालाइज, if I want to analyze antibodies present, ये antigens present, okay, antigens या antibodies present in a particular serum sample. okay. तो मैं कौन सा ब्लॉटिंग टेक्निक यूटिलाइज कर सकता हूँ? नॉर्दर्न, सदर्न या वेस्टर्न, कौन सा अप्लाई करूँगा? एंटीबॉडी अगर मुझे डिटेक्ट करना है या एंटीजन डिटेक्ट करना है, तो कौन सा ब्लॉटिंग टेक्निक यूटिलाइज करूंगा? यस, आई एम स्टिल ऑडिबल. क्वेश्चन समझ में ऊपर से क्या? तो मैं कौन सा ब्लॉटिंग टेक्निक यूटिलाइज करूंगा? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग या वेस्टर्न ब्लॉटिंग? इट डिपेंड. अब देखो,
कोई भी आपको जीन कोई भी कुछ भी एनालिसिस करना है, ठीक है, जैसे अभी आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है, तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए। दूसरा आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए, ठीक है, टू फाइंड टू टू कम टू अ कंक्लूजन। ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स मतलब आप जो रॉन्ग आंसर है उसको निकाल रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, इसको डिडक्टिव रीजनिंग भी बोला जाता है। ओके, एंड थर्ड आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न नहीं होगा क्योंकि वो आरएनए के लिए रहता है, आरएनए डिटेक्शन के लिए सदर्न डीएनए के लिए रहता है, और वेस्टर्न इज फॉर प्रोटीन। और आपको पता है कि तो आपका एंटीबॉडी एंड एंटीजेंस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो आप क्या यूज कर सकते हो, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, ओके। सो ऐसे आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, आपके टूल्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे। हर एक टूल का एक बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। आपको वो भी देखना पड़ेगा कि आपका जो इधर आप टेक्निक यूटिलाइज कर रहे हो, और जैसे फॉर एग्जांपल इधर आ जाता हूँ मैं। ओके, मुझे बताओ, आपको प्रोटीन डिटेक्ट करना है, ठीक है, प्रोटीन डिटेक्ट करना, आपका सैंपल में प्रोटीन है, तो कौन से मेथड अप्लाई करने वाले हो? कौन से मेथड्स है? बहुत सारे मेथड्स है, बताओ, एक एक करके बताओ कौन से मेथड्स है प्रोटीन डिटेक्शन के। आपको समझाने के समझा रहा हूँ मैं आपको। यस, प्रोटीन डिटेक्शन की कौन से मेथड्स आपने लर्न किए? हेलो, एम आई स्टिल ऑडिबल? सो गए पीछे, खाना खा रहे हो? यस, नो, खाना खा रहे हैं स्टूडेंट्स? एम आई स्टिल ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो प्रोटीन डिटेक्शन यस के लिए सर। कौन सा टेस्ट होते हैं वो तो बताओ भाई। प्रोटीन को कैसे डिटेक्ट करूंगा मैं? प्रोटीन को कैसे डिटेक्ट करूंगा मैं? यस, तो प्रोटीन डायरेक्ट डिटेक्शन, मेथड। करेक्ट, दर्शना ने करेक्ट बोला है, दर्शना ना? यस सर। यस, ओके, सो दर्शना ने बोला कि देयर इज अ बायोरेट मेथड। यस, बायोरेट मेथड इज करेक्ट। और सर अभी बताया था वेस्टर्न हाँ, ब्लॉटिंग से भी वेस्ट हो सकता है ना? कौन वेस्टर्न सा? ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से भी हो सकता है ना? ओके, वेस्टर्न अभी ब्लॉटिंग, बताया। बट वेस्टर्न ब्लॉटिंग ओनली स्पेसिफिक, ये याद भी रखो। हाँ, मुझे खाली ऐसे नहीं देखो, मेरे प्रोटीन, अगर मैं प्रोटीन डिटेक्शन की बात कर रहा हूँ, ओके, हाँ, प्रोटीन डिटेक्शन की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। अच्छा, मैं प्रोटीन डिटेक्शन नहीं, मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोल रहा हूँ, ठीक है, चलो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ओके। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग उधर एनालिसिस में नहीं आएगा, प्रोटीन क्वांटिटेट करना है, कितना प्रोटीन है, तो एक बायोरेट मेथड हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, टी वाई में पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? एलाइसा एंजाइम लिंक। मैं क्वांटिटेटिव डिटेक्शन, प्रोटीन डिटेक्शन ये बोल रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना, ठीक है। डिटेक्शन अभी भूल जाओ, अभी के लिए डिटेक्शन भूल जाओ, वो मैं हम लोग बात करेंगे, और तुम इश्क की बात करो, ISH या फिश की बात करो, ठीक है। तो अभी हम लोग मुझे प्रोटीन डिटेक्ट करना है और क्वांटिटेटिवली डिटेक्ट करना है लैब लेवल पे, तो क्या करूंगा, बायोरेट मेथड यूटिलाइज कर सकता हूँ, ये लाउरी मेथड यूटिलाइज कर सकता हूँ। अच्छा, कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव है? ये स्टूडेंट्स, नॉलेज है आप लोगों को कि कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव है? कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव? जब मैं बोल रहा हूँ सेंसिटिव, मतलब उतना कम अमाउंट, लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी, ओके, ठीक है। तो बायोरेट मेथड, लाउरी मेथड, ये प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं या एस्टिमेट किया जा सकता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जा सकता है। एम आई स्टिल ऑडिबल? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, तो इसको मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ कि एक तो इसका है रेंज mcg पर ml का, ओके, एंड इसका बायोरेट का रेंज है मिलीग्राम पर ml का, तो कौन सा ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, बायोरेट या लाउरी?
बायोरेट या लाउरी मेथड, कौन से ज़्यादा सेंसिटिव हो गया? ऑब्वियसली माइक्रोग्राम, माइक्रो छोटा ही होता है ना, आप 10⁻⁻6 तक डिटेक्ट कर पा रहे हो, ये 10⁻⁴ तक ग्राम, ठीक है, ओके, 10⁻³ जो भी है, ठीक है, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, तो लाउरी विल बी प्रेफर्ड टेक्निक। बट मैं बोलूँ लाउरी से भी इजी टेक्निक है और वो फास्ट भी है, बट वो थोड़ा महंगा है, और वो कौन सा है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप जब भी डिसर्टेशन करेंगे तो ये इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, इसमें मुझे स्टेन्स का भी यूटिलाइज नहीं करना पड़ेगा, आप खाली 280 नैनोमीटर पे आप क्या करो, एक्सपोज करो, ठीक है, नैनोमीटर, नैनोमीटर एनएम लिखा है, नैनोमीटर में आप खाली डीएनए को एक्सपोज करो, सॉरी प्रोटीन को एक्सपोज करो, प्रोटीन मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस देता है और उसमें आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं इजीली, ओके। अगर आपको डीएनए एस्टिमेट करना है तो डीएनए को 260 नैनोमीटर पे मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस रहता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अभी प्रोटीन अगर मुझे डिटेक्ट करना है तो प्रोटीन डिटेक्शन का अलग है, देखो दोनों अलग चीज है। प्रोटीन डिटेक्शन इज, आई कैन यूज वेस्टर्न ब्लॉटिंग विच इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV, ठीक है, तो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। एलाइसा, एलाइसा इज नॉट टू सेंसिटिव, और कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को HIV डिटेक्ट होता है तो वो एलाइसा के थ्रू होता है, एंड कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग में दिया जाता है, मतलब वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज मच मोर सेंसिटिव, ठीक है, ओके। देन देयर इज अदर मेथड्स और विच आर FISH, फेश हो गया, इश हो गया, वो जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, एंड अदर मेथड्स भी होते हैं, ठीक है, IFA हो गया, इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे हो गया, या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री हो गया, अगर मुझे टिश्यूज के ऊपर काम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर है तो कैंसर डिटेक्ट करना है तो उसका स्किन या टिश्यू बायोप्सी लूंगा और उसका मैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री या इम्यूनोफ्लोरेसेंट ऐसे रन कर सकता हूँ, या उसका एलाइसा भी रन कर सकता है, या उसका वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी हो सकता है, या उसका इनडायरेक्ट मेथड मैं RT-PCR भी कर सकता हूँ, ठीक है, टू अ पर्टिकुलर जीन, सिंपल, बहुत सारी चीजें। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं प्रोटीन डिटेक्शन बोल रहा हूँ तो ये मेथड्स हो गए, प्रोटीन अगर मुझे सॉरी ये मेथड हो गया, एंड प्रोटीन क्वांटिटेशन बोल रहा हूँ तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना तो ये हो गया, ठीक है। तो हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर मेथड है, उसको आप डिप्लॉय करो अपने हिसाब से, इट डिपेंड्स ऑन योर इकोनॉमिक्स ऑल्सो, ठीक है, आपका बजट है क्या, पैसा है क्या उतना रन करने के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, ओके। एंड नाउ यू आल्सो नो कि कुछ जो मेथड्स है वो हम लोग उसको डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको नाम क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं डीएनए को मैनिपुलेट कर सकता हूँ इन विट्रो या इन विवो। व्हाट डू यू मीन बाय इन विट्रो एंड व्हाट डू यू मीन बाय इन विट्रो, क्या होता है इन विवो इन विट्रो, बताओ फटाफट, यस स्टूडेंट्स, am I still audible? What is in vitro? In vitro is nothing but in टेस्ट ट्यूब, बेसिकली आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, मतलब सेल को फाड़ के लिया आपने, ठीक है, यू डिस्ट्रॉय द सेल एंड यू एक्सट्रैक्टेड डीएनए। अब डीएनए को क्या किया आपने, आगे प्रोसेसिंग कर सकते, उसमें से एक पर्टिकुलर सेगमेंट को एम्पलीफाई करके उसके मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकते, एंड देन यू कैन यूज इन फर्दर क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट हो गया या कोई भी हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट हो गया, जो भी क्लोनिंग उसमें आता, बाकी सब के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। और एल्स तो इन विट्रो हो गया, इन टेस्ट ट्यूब, इन वीवो क्या हो गया, इनसाइड लिविंग सेल, तो जैसे फॉर एग्जांपल माउस में ही मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर लिया, ठीक है, मैनिपुलेट किया, या मैंने हाँ सेल के अंदर ही मैनिपुलेट किया, दैट इज कॉल्ड एज इन विवो, इनसाइड लिविंग सेल, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है, इसमें और टूल्स भी आ जाते हैं, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, आपने सुने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, वेक्टर्स के बारे में सुना है ऊपर से, के समझा टी वाई में कि नहीं समझा, वो बता दो मुझे, आता है, यस,
Am I still audible? हो गए पीछे आप लोग इतना? देखो, थिंग इज कि आई टेक मिनिमम ऑफ 2 hours ऑफ लेक्चर, ठीक है? एक मिनट। थिंग इज दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, सो आगे जाके मैं 2 to 3 to 4 hours लेक्चर भी ले सकता हूँ बैक टू बैक. It depends according to my syllabus completion speed. Okay, so be with me. And अगर आपको लगता है कि if I'm taking more amount of lecture, तो I can give you a shortcut. आप YouTube वीडियो देख लो, डायरेक्टली आपको लेक्चर मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि आपको उधर से देखना, ठीक है? वो भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ओके, आई वांट रिस्पॉन्सेस. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में आपने टी वाई में पढ़ा है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे. वेक्टर्स के बारे में भी आपने पढ़ा है, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, पाजमिड, ठीक है? 5 वेक्टर्स. यैक, वैक, यैक मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वैक मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है? फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है? उसके एप्लीकेशंस क्या हो गए? जीन थेरेपी. जीन थेरेपी आपने टी वाई में भी पढ़ा है, राइट? सोमैटिक जीन थेरेपी, जर्मलाइन जीन थेरेपी. फिर प्रोडक्शन हो गया, यूजफुल प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गए, वैक्सीन प्रोडक्शन में एप्लीकेशंस क्या क्या हो रहा है, ठीक है? तो आपको बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स है. आप ये पेपर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे टेक्निक समझ पाएंगे, ठीक है? सो शुड आई स्टॉप और शुड आई कंटिन्यू स्टूडेंट्स? कंटिन्यू सर. Okay, so I will continue for 15 more minutes and I will stop, ठीक है? Okay, so next है न्यूक्लियस. तो अभी हम लोग एक एक टूल्स में आते हैं, ठीक है? वन बाय वन एक एक टूल पे आते हैं. तो न्यूक्लियसिस नाम से क्या पता चलता? न्यूक्लियसिस क्या कर रहा है? न्यूक्लियस, यस, कौन बताएगा न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इट इज नथिंग बट, कोई बता नहीं रहा तो मैं इनिशिएट कर रहा हूँ. इट इज नथिंग बट इट डिग्रेड्स और कट्स न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लियस बोला है तो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है? और वो डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों को में कट मार रहा है. इसको बोलते हैं न्यूक्लियसिस. और किसके लिए होता है? डीएनए जब कट करेंगे तो फंक्शनल नहीं रहेगा डीएनए, ठीक है? या एक स्पेसिफिक कट्स मारेगा, ठीक है? एक स्पेसिफिक एरिया में. तो आपको एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, डिजाइन मिलेगा. डिजाइन में बोल रहा हूँ मैं, डिजाइन, ठीक है? और न्यूक्लियस क्या है कि इसने पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉल बायो भी बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, मॉल बायो, इस पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन किया और बहुत जबरदस्त रेवोल्यूशन लाया, ठीक है? तो इसके बिना आपका सारे जो जेनेटिक्स टेक्निक्स है वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे, मतलब इट विल स्टॉप. तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट सब क्लास ऑफ न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस के डिग्रेडेशन ऑफ या कटिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसमें सबसे मेजर चंक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, आरई बोला जाता है या मॉलिक्यूलर सीजर्स बोला जाता है, इफ यू नो अबाउट दैट, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या करता है? वो कट करता है डीएनए को, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर साइट. और अगर आप इसको कंपेयर करो विद डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइज करता है डीएनए को, ठीक है? बनाता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए को बनाता है, उसके पॉलीमर्स इंक्रीज, उसका पॉलीमर साइज इंक्रीज करता रहता है, ठीक है? तो मल्टीपल मोनोमर्स विल मेक पॉलीमर्स, ठीक है? ओके, ठीक है? तो ये इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है न्यूक्लियस का, इट इज डायरेक्ट 180 डिग्रीज अपोजिट टू वर्किंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है? न्यूक्लियस एंड पॉलीमरेज दोनों अपोजिट है. ये क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं ईस्टर बॉन्ड को. ये इंपॉर्टेंट है, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है? इन अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज. ओके, अच्छा ये मुझे मतलब फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज किसके बीच में होता है? किसके बीच में होता है? 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 5 प्राइम OH, या 5 प्राइम फॉस्फेट या 3 प्राइम OH, या 3 प्राइम फॉस्फेट एंड 5 प्राइम OH,
या 3 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH, इसके बीच में होता है, बता सकते हो स्टूडेंट्स? सेकेंड, यस कौन बताएगा मुझे? वैष्णवी बताएगी, कौन बता रहा है? am I still audible? तुम लोग Yes, घोस्ट हो sir. जाते हो, बीच में चुप हो जाता, या सोते रहते हो, या क्या कर रहे हो? हाँ? ठीक है, तो थिंग इज इट इज 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH। ठीक है, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। शुड आई टेक अ टेस्ट ऑन जन basics of genetics? Yes, no? Should I take a test on basics of genetics? समझ जाएगा मुझे कितने पानी में होती? Yes, no? ठीक है, नो रिस्पॉन्स, तो आई विल टेक टेस्ट। ठीक है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, एक नोट PPT प्रोवाइड कर देता हूँ, go through that, learn from it, ठीक है, and be ready for test. So I will take test on आज क्या है, 30 फर्स्ट को ले लो, कल ले लो टेस्ट, मॉर्निंग 11 o'clock। ठीक है, यस, 11 o'clock देयर विल बी टेस्ट ऑन बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। आई विल फॉरवर्ड द PPT। ठीक है, देखिए मुझे आप लोगों का लग रहा है कि थोड़ा सा आप बेसिक्स थोड़ा हिला हुआ है। देखो कभी भी या आपको सर रिवीजन करके आएंगे सर, रिविजन करूंगा, रिवीजन का जरूरत है। हाँ तो रिविजन का जरूरत है तो मैं PPT दे दूंगा, एंड इफ यू वांट हाँ सर चलेगा। तो मैं PPT दे दूंगा, जस्ट रीड थ्रू इट। आपको अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, एंड टुमारो 11 o'clock देयर विल बी टेस्ट, सिंपल। ओके सर। ठीक है, ओके सर, चलो, ओके। नेक्स्ट, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज में, सॉरी, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज में क्या हो रहा है, ये आपका ये 5 प्राइम OH एंड 3 प्राइम फॉस्फेट के बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है। ठीक है, एंड इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। ओके, तो नेक्स्ट है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक ही न्यूक्लियोटाइड में अगर देखोगे, दिस इज नथिंग बट अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, और अगर आप बोलोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स की तरह है, तो ये दो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड्स बोल रहा हूं, दो स्ट्रैंड्स, two strands of DNA are attached with hydrogen bonds। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करता है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास ऑफ एंजाइम जो कि इधर ही यूटिलाइजेशन हो रहा है, इज फॉस्फेटेज। क्या है, फॉस्फेटेज। एज, कभी भी एज सुना तो ज्यादातर ये एंजाइम यूज। अब ये एंजाइम क्या क्या कर रहा है, इट इज रिमूविंग फॉस्फेट ग्रुप। क्या, रिमूव फॉस्फेट। ठीक है, तो इससे फॉस्फेट ग्रुप मूव हो जाता है। अरे अभी तक समझ रहा है, ऊपर से गया बाउंसर गया, बता दो मुझे फटाफट। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? Am I still audible?
यस नो? ओके, खाली 2-3 लोग ही आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं ऐसे। हाँ, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है? फॉस्फेटेस क्या करता है? इट रिमूव्स फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फ्रॉम ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ कितना? 3 चीजें। क्या क्या हो गया? शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया तो ये क्या बन गया? नाइट्रोजन एंड शुगर, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करने का फायदा क्या है? इसके फायदे आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा ये फायदा है कि मुझे आप जो ये है ना डीएनए जो जिसमें से मैंने फॉस्फेट ग्रुप रिमूव किया है, उसको मुझे रेडियो एक्टिव बनाना है, ठीक है। तो मैं नॉर्मल फॉस्फेट को रिमूव करके मैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप का फॉस्फेट यूज करूंगा, ठीक है। तो इधर जो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट रहेगा, 1 मिनट, ओके, तो उसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा 32। Now this would be a radioactive isotopic nucleotide, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि अभी फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो चुका है, ठीक है, ओके। तो ऐसे में क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज लेबलिंग। जब मैं नॉर्मल फॉस्फेट को निकाल के रेडियो एक्टिव फॉस्फेट अंदर डाल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज लेबलिंग, लेबलिंग ऑफ पर्टिकुलर डीएनए या स्ट्रैंड हो गया, जो भी। जैसे फॉर एग्जांपल एटीपी, ये भी एक टाइप का आरएनए मॉलिक्यूल है। इसमें राइबोस शुगर है, नाइट्रोजन बेस है एंड फॉस्फेट है। और इसमें एक नहीं, 3 फॉस्फेट है। ट्राई फॉस्फेट बोला तो 3 फॉस्फेट हो गया, डाई फॉस्फेट बोला तो 2 फॉस्फेट हो गया, मोनोफॉस्फेट बोला तो 1 फॉस्फेट हो गया, ठीक है, ओके। न्यूक्लियस क्या करता है? ईस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक है, सिंपल, डाइस्टर बॉन्ड। रिमूवल ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट फ्रॉम पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और इसमें ज़्यादातर हम लोग आइसोटोपिक P32 डालते हैं, ये मैंने बताया, ठीक है। अब इसके न्यूक्लियसेस के भी अब ये फॉस्फेटेज बीच में कैसे आया समझनी है, ठीक है। तो फॉस्फेटेज हो गया। नाउ बैक टू न्यूक्लियसेस, सॉरी, बैक टू न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो है एक्सोन्यूक्लियसेस और दूसरा एंडोन्यूक्लियसेस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियसेस, व्हाट इज एंडोन्यूक्लियसेस? एक्सो, तो इस वर्ड को हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक्सो मतलब बाहर, कितना बाहर, एट द टर्मिनल रीजन्स, ओके। तो कोई भी डीएनए होने दो, इतना छोटा भी डीएनए होने दो, अगर ये 4 इसमें सीक्वेंस है बेस पे, तो एक्सोन्यूक्लियस विल वर्क ऑन सी और डी, ठीक है। एंड में काम करेगा, लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड्स पे काम करेगा, और उसको जब रिमूव कर देगा तो इसको बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस। तो फिर सर बोलोगे सर व्हाट इज एंडोन्यूक्लियस? एंडोन्यूक्लियस हम लोग ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो वो बीच में क्या करता है? कट मारता है, आपको पता रहेगा, ठीक है। कट मारने के बाद वो डीएनए ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसे कट मारता है या ऐसा कट मारता है या ब्लंट कट मारता है, आप लोगों को पता है, स्टैगर्ड या ब्लंट कट मारता है, ठीक है। अब इसमें और भी न्यूक्लियस टाइप्स है, डीएनए जो डीएनए को डिग्रेड करते हैं या तोड़ देते हैं, ठीक है। आरएनए जो आरएनए को तोड़ता है, आरएनए एच जो कि आरएनए डीएनए के साथ जो आरएनए अटैच्ड है उसको तोड़ देता है,
आरएनए डीएनए डुप्लेक्स रहता है, उसमें खाली आरएनए को आपको निकालना है, डीएनए को कुछ भी नहीं करना है। उधर आप यूज करोगे आरएनएस एच, ठीक है। और ये दोनों डबल स्टैंडर्ड को भी अटैक करता है एंड सिंगल स्टैंडर्ड पे भी अटैक करता है, ठीक है। गेटिंग इट? ऊपर से क्या जा रहा है? ओके, तो डिफरेंट आरएनएस रहते, उसमें होता है पैनक्रियाटिक आरएनएस। ये पिरिमिडिन, प्रेफरेंशियली पिरिमिडिन को कट करता है। व्हाट इज पिरिमिडिन? पिरिमिडिन इज साइटोसिन या हो गया, या थाइमिन हो गया, बट इधर आरएनए बोला है तो थाइमिन नहीं होगा, सिंपल है। ओके, इधर क्या रहेगा? यूरासिल रहेगा। तो यह सी या यूरासिल पे, साइटोसिन या यूरासिल पे वर्कआउट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे T1 आरएनए है, ये फाज का आरएनए है और आरएनए है, ये जी पे ही एक्ट करेगा, ठीक है। जी के बाद जो भी सीक्वेंस रहेगा उस पे कट कर देगा। ओके, तो हम लोग जो फेमस हम लोगों ने टीवाई में जब पढ़ा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है। और ये कैसे डिस्कवर हुए थे ये मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूंगा, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में थोड़ा पढ़ के ले लो अच्छे से, एंड आई विल फॉरवर्ड अ पीपीटी टू यू, जस्ट गो थ्रू इट, आपको समझ में आएगा काफ़ी चीज़ें, ठीक है। राइट नाउ आई एम स्टॉप रिकॉर्डिंग, मैं स्टॉप कर देता हूँ एंड आई विल अपलोड।